नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल पल्स। मैंने कुछ कारणों से अपने इस चैनल का नाम बदल दिया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा किसी दूसरे से सिमिलर लग रहा था। तो स्वागत है आपका इसमें। और बिफोर मैं अपने सब टॉपिक आज के टॉपिक पे हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल ये सजे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और चैनल को वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो आप जरूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बात करते हैं। आज मेरा विषय है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ये जो इस लोकसभा की पहले मानसून सत्र में पेश किया गया था, और फिर उस समय मंशा थी सरकार की कि इसे इसी मानसून सत्र में पास करवा दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी अर्जेंट हो गया था और इससे काफ़ी हिंदू और मुस्लिम तथा देश की काफी कुछ जमीन का असर था। और इसमें कुछ जो एक्ट में जो कुछ प्रावधान थे वो बहुत ज्यादा एक विशेष वर्ग के फेवर में थे, और इसलिए इसका अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया था। तो जब पेश किया गया काफी खुशी हुई भाजपा के समर्थकों में, एनडीए के समर्थकों में। और वो लोग जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि की अपेक्षा कर रहे हैं, उनको आशा हुई जगी कि अब सरकार एक्ट कर रही है। लेकिन फिर उस समय इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया, तो सब फिर निराश हो गए और ऐसा लगने लगा कि ये सरकार केवल टाइम पास कर रही है और इसको केवल एक भावनात्मक इशू बनाकर वोट बैंक की राजनीति सरकार भी कर रही है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन अधिवेशन में पेश की जानी थी, और ये आशा की जा रही थी कि बीजेपी या एनडीए सरकार इसको पास करवा लेगी पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। लेकिन तब फिर इसको अपोजिशन, कांग्रेस और जेपीसी के तीनों ने मिलके इसकी एक्सटेंशन मांगा। और सरकार ने संसद ने उनको एक एक्सटेंशन दिया कि जो बजट सेशन है उसके अंतिम दिन के पहले पहले आप इसकी रिपोर्ट सबमिट कर लीजिए। तो ये पहली ऐसी जेपीसी है जिसमें विभिन्न, मतलब मल्टीपल मीटिंग हुई है, मल्टीपल जगहों पे हुई है, लोकेशंस पे हुई है, और बहुत सारे लोगों को सुना गया है जो कि इससे रिलेटेड है। इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना गया है, मौलानाओं को सुना गया है, लेटेस्ट में मीरवाइज को भी सुना गया है। तो काफी बृहद रूप से इसकी सुनवाई हुई थी। तो इसी के चलते कुछ समय मांगा गया था। तो अब इसका जो परिणति पे आ गया है, और शायद सरकार इसी सत्र में इसको पास करवाने के मूड में है। और कल इसकी जो एक मीटिंग हुई जिसमें जो पहले से तय था कि इस पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। और उसके बाद इसकी रिपोर्ट का प्रारूप 25 या 26 तारीख तक ड्राफ्ट का बना लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा। लेकिन जेपीसी के जो अध्यक्ष अंबिका पाल, उनका कहना था कि जगदम्बिका पाल, उनका कहना था कि जो एमआईएम के अध्यक्ष और इस सांसद हैं और इस समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि मीरवाइज जो फारूकी, जो कि कश्मीर में के नेता हैं, उनको, मुस्लिम नेता हैं, उनको भी सुना जाए। तो विशेष रूप से कल उनको मौका दिया गया बुलाकर 24 तारीख को सुनने के लिए। और जो वोटिंग होनी थी क्लॉज बाय क्लॉज, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन जो अपोजिशन के जो सदस्य थे, जिनमें खासकर कल्याण चौधरी, अजय सावंत और आठ आठ नौ बाकी 6-7 मुस्लिम सदस्य, जिसमें इमरान फारूकी वगैरह लोग शामिल हैं, उन्होंने काफी हंगामा किया। उनका ये कहना था कि शायद मीर भाई जिस अमेंडमेंट बिल के फेवर में बोलेंगे तो उनको नहीं बोलने दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने हंगामा किया और कहा कि ये बहुत जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है और हम लोग को पूरा सुना भी नहीं गया है। लेकिन काफी जब हंगामा चलता रहा और मीरवाइज अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाए, तो फिर दोबारा इसकी मीटिंग को बुलाया गया। और तब भी जब हंगामा हुआ तो फिर जगदम्बिका पाल ने 10 सदस्यों को एक दिन के लिए, यानी कल के लिए सस्पेंड कर दिया। और फिर मीरवाइज की बात सुनी गई। मीरवाइज ने अपने उसमें ये कहा था कि ये मुस्लिमों के विरुद्ध है, पर्टिकुलरली इसका इफेक्ट कश्मीर में बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर उनकी बात सुनी गई और इसके बाद ये तय किया गया कि 27 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज वोट होगा। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स दे दी जाएगी कि सेक्रेटरीट को, और फिर उनके अप्रूवल के बाद उसको लोकसभा अध्यक्ष को सम्मिलित कर दी जाएगी। और सरकार इस सत्र में ही इस बिल को पास करवाने के लिए कटिबद्ध है। अब कुछ लोगों का और मेरे ख्याल से क्योंकि सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया है किस तरह से इस बिल को पास करवाना है, तो वो श्योर है कि हम पास करवा लेंगे दोनों लोकसभा और राज्यसभा में। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार शायद इस पे आगे नहीं बढ़ती। वो
जैसा कि पहले डिसाइड किया गया कि सत्र के अंतिम दिन रिपोर्ट होती है और फिर अगले सत्र तक ये चली जाती। तो ये मान के चलिए कि ये अमेंडमेंट बिल इस लोकसभा के इस सेशन में पास हो जाएगा, जो कि शायद मेरे ख्याल से 13 फरवरी तक है। अब बात करते हैं कि लॉ में एक्चुअली इसमें द ऑब्जेक्शनेबल क्या है। अ, वास्तव में जो मुस्लिमों को वक्फ, जो खुदा की जमीन बनाया था, ये इसमें एक बनाया गया था जिसमें एक वो वक्फ बैठ था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड की गई थी कि ये है प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। लेकिन 1992 में नरसिम्हा सरकार ने एक अमेंडमेंट डाला इस वक्फ बोर्ड में कि कोई भी जगह वक्फ बोर्ड अपने नाम से घोषित कर सकता है और अपने नाम से करवा सकता है, उसको एक्वायर कर सकता है। तो इससे अनशंट उन्होंने एक्वायर करना शुरू की गई। और इसके बाद जो 2013 में जाते जाते मनमोहन सरकार ने एक और इसमें अमेंडमेंट लाया कि अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन का अधिग्रहण करता है तो उस पर अ, उसके अगेंस्ट में वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाया जा सकता है, किसी सिविल कोर्ट में, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। और जो ट्रिब्यूनल है उसको उसका भी जो नियुक्ति है वो वक्फ बोर्ड ही करेगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि उसका निर्णय कैसे उसके खिलाफ जा सकता है, कि यानी कि एक बार यदि उसने एक्वायर कर ली तो ये उसी की जमीन हो गई। और इसमें काफी एक्ट में है जिनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात था कि ये सर्वोपरि हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया वक्फ बोर्ड। तो इसके खिलाफ इसको सब समझ के एक कानून बनाया गया है। और कानून तो ये पास होगा ही। तो इसमें कुछ मुस्लिम संगठन है, विशेषकर अ, अपने एमआईएम के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ये पास हो गया तो हम देश भर में उसी तरह का आंदोलन करेंगे जैसा कि सीएए के विरुद्ध हुआ था। वास्तव में सीएए के विरुद्ध कोई खास आंदोलन पूरे देश में नहीं हुआ था, दिल्ली में एक केवल अशीन शाहीन बाग में हुआ था। और वो भी उस समय इस तरह, उस समय सरकार उसको बहुत सख्ती से टैकल नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था 2020 में। और ये आशंका जताई जा रही थी कि ट्रम्प हार जाएंगे। तो उस समय जो डीप स्टेट है, जो रेजिम चेंज डीप स्टेट है, वो काफी सक्रिय था और उसको वो निडर हो गया था। तो उसका काफी जो इसमें हाथ था, इसकी वजह से सरकार ने उस पर काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। केवल दिल्ली में ही हुआ था, लखनऊ में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहां पर तो योगी जी बाबा ने जो महिलाएं बुर्का में पहन के और अन्य लोग इकट्ठा होने की कोशिश की थी, उनको सर्दी का दिन थे, उनमें उन पर कुछ लोगों पे कुछ जमीन पर और पानी छोड़ के उनको भगा दिया। और वैसे भी आप योगी से पंगा नहीं ले सकते हैं। तो अब ये इस स्थिति में इसके विरुद्ध उतना बड़ा अ, आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता और सरकार उसको काफी आसानी से टैकल कर लेगी, क्योंकि अब फिर से एक बार ट्रम्प आ गए हैं और अगले 4 साल ट्रम्प ही रहेंगे। तो ये एक जो विदेशी हाथ था, विदेशी सपोर्ट था दोनों उसमें, और फिर बाद में किसानों के आंदोलन में, तथाकथित किसानों के आंदोलन में, तो वो परिस्थिति अभी नहीं है। तो उसके चलते अब इस वो सरकार को इस तरह का कोई डर भी नहीं है। शायद हो सकता है सरकार ट्रम्प के शपथ लेने का फैसला का इंतजार कर रही हो और फिर इंश्योर कर रही हो। एक और कारण जो कुछ लोग बता रहे हुए हैं कि ये दिल्ली चुनाव पे इसका असर होगा, इसलिए सरकार पहले दिल्ली चुनाव से 5 तारीख जब मतदान है उससे पहले इसको संसद में पेश करना चाहती है और पास करवाना चाहती है। तो इसका दिल्ली में तो वैसे आप देखा जाए तो जो 15 या 20% मुस्लिम्स हैं वो वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और वैसे भी नहीं देंगे। हाँ, हिंदुओं पे जरूर इसका कुछ असर हो सकता है। जो हिंदू मायूस हो गए थे कि सरकार इसमें टालम टोल कर रही है, तो वो शायद इस पर बीजेपी की तरफ मुड़ जाए एक बार फिर से। और दूसरा जो कारण मेरी समझ में ये आता है कि आंध्र प्रदेश में कुछ गड़बड़ चल रही है। आंध्र प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की मांग कर रही है, जिससे जो वहाँ के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो असहज है, पवन कल्याण। और पवन कल्याण बताया जाता है कि मोदी जी के बहुत नजदीक हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उनको अपनी पावर्स नागेश के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो ये नहीं चाहते हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो शायद उसको वो एस्केलेट हो प्रॉब्लम, उसके पहले ही मोदी जी इसको सल्टाना चाहते हैं। हालांकि अ, आंध्र प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है उसको सस्पेंड कर रखा है वहाँ के मुख्यमंत्री
चंद्रबाबू नायडू ने। तो ऐसा संभावना तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे शायद मोदी सरकार ये चाहती है कि इसको इसी सत्र में कंप्लीट कर लिया जाए। तो इंतजार कीजिए कि कब पाल वैसे मेरे ख्याल से 31 तारीख को ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उसी दिन शायद इसको संसद में पेश कर दिया जाएगा। बजट 29 को पेश किया जाएगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। और हाँ, आज के दिन बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।